आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में जब डिफरेंट डिवाइसेस जब ज्वाइन किए जाते हैं तो करंट और वोल्टेज में क्या वेरिएशन होता है, नेट रेजिस्टेंस क्या होता है किसी सर्किट का, और कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट को किसी डिवाइस में फ्लो करवाते हैं, जैसे कि हमारे पास मेनली 3 तरीके के डिवाइस अवेलेबल हैं जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करा सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास हो गया प्योर रजिस्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। एक हो जाता है कैपेसिटर जो एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है, और एक होता है इंडक्टर जो कि हमारे पास सिंपल सी कॉइल होती है जिसका हम एक किसी मटेरियल के ऊपर बाउंड कर देते हैं, इस तरह से कॉइल बनाते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके के डिवाइसेज हो गए। अब इन 3 तरीके के डिवाइसेज में जब हम अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाते हैं तो ये ऑब्जर्व किया गया जब हमारे पास प्योर रजिस्टर होता है तो वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करते हैं और दोनों ही साथ साथ अपनी मिनिमम वैल्यू और पीक पे भी सब साथ साथ होता है। तो मतलब ये कहने का हुआ है कि जब प्योर रजिस्टर होता है किसी डिवाइस के अंदर, करंट वोल्टेज साथ साथ चलेंगे, साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू साथ साथ मिनिमम वैल्यू अचीव करते हैं। लेकिन इसके अलावा जब हमने देखा कि अगर हमारे पास प्योर कैपेसिटर है या फिर प्योर इंडक्टर है तो या तो वोल्टेज आगे चल रहा होगा किसी कंडीशन में या फिर करंट आगे चल रहा होगा, तो दोनों में कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस आ जाता है। जब हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस को एक ही सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, दोनों का रिजल्टेंट होता है। जैसे कि मान लो अगर हमने रजिस्टर और कैपेसिटर को एक ही सर्किट के अंदर लगा दिया है तो रजिस्टर की वजह से दोनों साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमने कैपेसिटर लगा दिया तो कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय द फेस ऑफ 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री लीड करने की कोशिश में वोल्टेज को पीछे कर देगा। अब क्या होता है, जैसे कि एक पॉइंट पे कंसीडर करें, एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ही आता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि एक वोल्टेज तो इस डायरेक्शन जा रहा है रजिस्टर की वजह से, एक वोल्टेज हमें कैपेसिटर की वजह से नीचे की डायरेक्शन जा रहा है, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। तो नेट रिजल्टेंट कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस आ जाता है। मतलब कि हमें क्या निकालना होगा, फेज डिफरेंस निकालना होगा नेट करंट और नेट वोल्टेज के बीच में जब हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं किसी सर्किट के अंदर। अभी जो हम एक सर्किट देखने वाले दैट इज LCR सर्किट। LCR सर्किट के अंदर क्या होगा, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और रेजिस्टर भी होगा। जब तीनों को कंबाइंडली हम देख रहे हैं तो इस सर्किट को कहा जाता है LCR सर्किट। और फिर इसकी मदद से हम डिफरेंट अलग अलग से सर्किट हैं वो भी बनाना सीखेंगे किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले LCR सर्किट बनाते हैं। ये हमारा इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर है एंड दिस इज द रजिस्टर। इसको हम एक AC सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो सिंबल है AC सप्लाई का सिंबल है। ये हमारा इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। ये कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे हम VL से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा उसे VC से रिप्रेजेंट करेंगे और रजिस्टर का जो वोल्टेज होगा उसे VR से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो हमने वोल्टेज सप्लाई किया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई किया है, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। V0 जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू है और इस साइनोसॉइडल कर्व की तरह वेरी हो रहा है इसलिए साइन, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हमने इक्वेशन निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि VL इज इक्वल्स टू IXL होगा। अगर मान लो ये जो हमारा इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VL है, इससे जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई हो रहा है उसकी इंटेंसिटी I है, और XL इज द रिएक्टेंस ऑफ दिस डिवाइस दैट इज इंडक्टर। इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होगा उसे हम XL से रिप्रेजेंट करेंगे। रिएक्टेंस मतलब क्या है, रिएक्टेंस का मतलब है इस डिवाइस का रेजिस्टेंस। VC देख लेते हैं, VC बराबर क्या हो जाएगा, IXC। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। VC मतलब क्या है, VC जो है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, I जो करंट फ्लो हो रहा है किससे, इस पूरे सर्किट से, और XC क्या है, जिस तरह से XL हुआ करता था हमारे पास, क्या है XL इज द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। उसी तरह से XC क्या होगा, हमारा रिएक्टेंस होगा किसका, कैपेसिटर का। सिमिलरली VR इज इक्वल टू हो जाएगा IR, where I is again current flowing through the resistor and R is the resistance of the resistor। ये इतनी बात हो गई है। अब हम देखते हैं इसका फेज डायग्राम बनाकर कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग करता है। तो जब हम
प्योर रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, प्योर रजिस्टर के केस की बात कर रहे हैं, तो उस समय करंट की वैल्यू मान लो आई है, वोल्टेज बी आर होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। प्योर रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम टाइम पर ही मैक्सिमम वैल्यू, सेम टाइम पे मिनिमम वैल्यू, सेम टाइम पे जीरो, इस तरह से अचीव करते हैं, दोनों सेम फेज में होंगे। इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो मेन करंट से 90 डिग्री से लीड करता है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये मेन करंट है, वोल्टेज आगे चल रहा है बाय द फेस ऑफ 90 डिग्री ऊपर। कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो मेन करंट से 90 डिग्री से लैग करता है, तो VC कहाँ हो गया है, नीचे। अब हमें क्या करना है, तीन अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास वोल्टेज है, इनकी वजह से नेट वोल्टेज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, या तो पहले इन दोनों से निकाल लें, फिर जो आंसर आएगा उसका थर्ड वाले के साथ निकाल लेंगे, या इन दोनों वोल्टेज का नेट रिजल्टेंट निकाल लें, जो भी आंसर आएगा उसका थर्ड वाले के साथ निकाल लेते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है VL और VC से हम रिजल्टेंट निकाल देते हैं, जो भी आंसर आएगा उसका VR के साथ रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो तीनों तरीके में से थर्ड वाला जो मोस्ट सुटेबल है, क्यों है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्ट हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, हमें ट्राइंगल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, या फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाने की जरूरत नहीं इन दोनों के लिए। तो जनरली ये देखा गया है कि VL की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू VC। VL की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू VC। तो VL अगर ज्यादा है, VC अगर कम है, तो नेट रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों को अपर डायरेक्शन में आएगा। लेट देयर विद दिस विद द रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC विच इज द जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VL माइनस VC। So VL minus VC is the resultant of voltage across the inductor and voltage across the capacitor। तो ये तो आ चुका है दोनों का रिजल्टेंट। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है विद रेस्पेक्ट टू VR। तो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा इट विल बी द नेट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ये होगा फेज डिफरेंस, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस निकालने से हम फाई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखो, ये अगर VL माइनस VC है तो ये भी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाएगा। ये VL माइनस VC है, ये जो हॉरिजॉन्टल होगा ये VR के बराबर हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। हमें इस हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्चुअली लिखने के बाद आपको डायग्राम बनाना होगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस। वन बाय वन आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में VL, VC और VR की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जा सकता है। तो V के प्लेस पे तो V स्क्वायर ही रहेगा, VL के प्लेस पे क्या हम IXL रख सकते हैं, इसके प्लेस पे IXC को रखा जा सकता है इसका स्क्वायर, और VR के प्लेस पे IR इसका स्क्वायर है। I को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, और इधर से भी बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। इन दोनों टर्म से भी अगेन I स्क्वायर को कॉमन निकाला जा सकता है। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, V की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे जो स्क्वायर है उधर जाकर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू रूट ओवर I स्क्वायर XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो V इज इक्वल टू I रूट ओवर XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। अच्छा, XL की वैल्यू पता है हमें, पहले भी हमने कर चुके, पहले वाले सर्किट में XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, और XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है, वेयर ओमेगा अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है इसका। तो XL के प्लेस पे ओमेगा L रख देंगे, और XC के प्लेस पे 1 अपॉन ओमेगा C रख दिया जाएगा। तो V इज इक्वल टू I रूट ओवर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज अगेन द वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज। अगर हमें नेट करंट की वैल्यू निकालना है तो नेट करंट कैसे निकालेंगे, I को इधर रहने दिया जाएगा, बाकी बची जो कुछ भी टर्म है उसको हम वोल्टेज के अपॉन में ले जाएंगे। तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में रूट ओवर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट करंट। अच्छा, यहीं से हम क्या करें कि नेट रेजिस्टेंस भी निकाला जा सकता है। नेट रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं सर्किट का। इम्पीडेंस निकालने के लिए देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू IR होता है।
अगर आर की वैल्यू निकालना तो वोल्टेज के अपॉन में करंट को ले जाओ, तो वोल्टेज के अपॉन में अगर हम करंट को ले गए तो जो कुछ भी बचा है वो हमारा इम्पीडेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वोल्टेज के अपॉन में करंट को ले जाते हैं, तो आर एच से बचता क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड, वेर जेड इज नोन एज इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस क्या चीज़ होती है, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस इसकी वजह से होगा, कुछ इसकी वजह से होगा और कुछ इसकी वजह से होगा, तो तीनों की वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, वो है जेड। जेड की वैल्यू आ गई, यहाँ पे एक और वैल्यू रखी जा सकती है, तो जेड इज इक्वल टू हो गया है रूट ओवर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका हमारे पास जेड। तो ये वोल्टेज हो गया है, ये करंट हो गया है, ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमें फेज डिफरेंस और निकालना है। आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, अगर आपको एक थीटा एंगल चाहिए तो हम दो चीज़ों का रेशियो ले सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा, और यहाँ पर जो एंगल है फाई है, इसलिए हम tan फाई की वैल्यू निकालेंगे। सो tan फाई इज इक्वल टू वॉट, वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, tan फाई इज इक्वल टू वी एल की वैल्यू देख चलो, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, और वी आर इज इक्वल टू आई आर। ये सारी वैल्यू है, तो आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन में आई आर, आई निकाल के कॉमन कैंसिल कर दिया जाएगा। tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, और एक्सएल माइनस एक्सी वैल्यू भी रखी जा सकती है ओमेगा एल, और एक्सी के प्लेस में 1 अपॉन ओमेगा सी। इस तरह से फेज डिफरेंस भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया है। फिर इसके बाद एक चीज़ और रह जाती है सर्किट के अंदर, दैट इज द रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है उसको बड़े ध्यान से समझ लो। रेजोनेंस का मतलब होता है एकदम से सडनली इतना ज्यादा वाइब्रेट कर जाना, हाई वैल्यू ऑफ करंट का फ्लो होना। वो कब पॉसिबल है, जब इस सर्किट में मिनिमम करंट, मिनिमम रेजिस्टेंस हो। इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जब मिनिमम हो जाएगा, तब यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा। अब जब बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा तो इस सर्किट में कह देंगे कि क्या आ चुका है, रेजोनेंस आ चुका है। अब आप देख सकते हो ये हमारा इंपेडेंस है, नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जेड। हम अगर इस चीज को मिनिमम करना चाहते हैं, इस चीज को अगर मिनिमम करना चाहते हैं, तो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जो है, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जो, उसको हमें मिनिमम करना होगा। आर की वैल्यू को मिनिमम करना होगा। इन दोनों को ही मिनिमम कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हम मिनिमम कर सके या जीरो पे पहुंचा सके, तो हमारे पास जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, या जेड की वैल्यू जो हमें चाहिए वो मिल जाएगी। रेजिस्टेंस को हम जीरो नहीं कर पाएंगे, तो रेजिस्टेंस को जीरो नहीं कर सकते। हाँ, इसका भी जो रेजिस्टेंस उसको भी जीरो नहीं कर सकते, और इसके रेजिस्टेंस को भी जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनका रेजिस्टेंस जीरो कर दिया मतलब इनका एग्जिस्टेंस को हमने हटा दिया। ये होना चाहिए। लेकिन हम एक काम ये कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर और रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अगर हमने दोनों को इक्वल कर दिया तो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। आपस में इक्वल हो गई तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो इस समय जो रेजिस्टेंस होगा वो केवल और केवल प्योर रेजिस्टर का आ जाएगा। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक काम करें ना, इसकी वैल्यू को कम रख देते, इसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा रख देते हैं, ठीक है, आप रख के देख लीजिए, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर करने पे आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल कुछ भी वैल्यू आए इसके अंदर, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हमेशा स्क्वायर अगर हम किसी भी नंबर का करते हैं, चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आर का भी अगर आप स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हम ओवरऑल जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहां पर उसको हम लिख देते हैं, इधर चलेंगे, इफ एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी। अगर एक्सएल एक्सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो यहां पर हम देख लें जेड की जो वैल्यू है, जेड की वैल्यू अंडर रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, z इज इक्वल टू आर। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। किसी सर्किट का जो मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो केवल इतना ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम और आगे देखते हैं कि अगर ये कंडीशन हो गई तो इस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या नेसेसरी वर्क करना पड़ेगा, या इस कंडीशन को किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है।
कि जब रेजोनेंस आ जाए सर्किट में, तो जैसे रेजोनेंस आने के लिए एक्सएल की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सी के। एक्सएल की वैल्यू अभी मैंने बताई है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा इधर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा, इंटरचेंज करा देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन एल सी। अगर आप ये कंडीशन ऑब्टेन कर लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू इतनी आ जाती है, तो आपकी सर्किट के अंदर क्या आ जाएगी, रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एल सी। न्यू की वैल्यू निकालें, न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, इसको यहां पर लिख देते हैं। न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर एल सी। दिस इज नॉन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से फ्लो हो रहा होगा। जैसे हमारे कंट्री के अंदर 50 हर्ट्ज होती है, कहीं बाहर 60 हर्ट्ज हो सकती है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो होता है। तो हमारे जैसे कंट्री के अंदर 50 हर्ट्ज है, हम एक सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं और इस सर्किट को रेजोनेंस से बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर मान लो किसी भी सर्किट के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है तो उसके अंदर से इतना करंट फ्लो होता है कि सारे डिवाइस खत्म हो जाते हैं, सारे डिवाइस उड़ जाते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा हाई करंट होने की वजह से सर्किट वगैरह ब्लास्ट वगैरह भी हो सकते हैं। हम अपने डिवाइस को इस कंडीशन से बचाना चाहते हैं और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, तो यहां से हम कहीं ना कहीं एल और सी में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा सकते हैं कि जो सर्किट की फ्रीक्वेंसी है वो ये जो हम करंट अप्लाई कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी से दूर रहे। जैसे इस सप्लाई करने की जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हम 50 हर्ट्ज के आसपास भी ना भटकें, इससे बहुत ज्यादा दूर रहें, ताकि ऐसी कंडीशन ना है हमारे सर्किट के अंदर और हमारा सर्किट जो है डैमेज से बचा रहे। तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। आप इस फ्रीक्वेंसी से क्या रहें, दूर रहें। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अच्छा, इस डिवाइस की शुरुआत में, इस टॉपिक की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम इस सर्किट से डिफरेंट डिफरेंट सर्किट को ऑब्टेन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि अगर हमें जैसे एलसीआर सर्किट गिवन है और हमें आंसर चाहिए सिर्फ एलआर सर्किट का या किसी और दूसरे सर्किट का, तो वो कैसे ऑब्टेन किया जाए। जैसे कि पहला सर्किट हमारा एलसी सर्किट ही मान लीजिए। पहला सर्किट क्या है हमारे पास, एलसी सर्किट है। तो एलसी सर्किट के अंदर आर प्रेजेंट नहीं होगा। आर प्रेजेंट नहीं है तो जहां जहां पे भी वी आर की वैल्यू है शुरुआत से, वहां से सबको हटा दें। जैसे कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको हटा दिया जाएगा, यहाँ हटा दो, यहाँ हटा दो पूरा। तो वोल्टेज की वैल्यू में इसको हटा देंगे, तो जो कुछ भी आंसर है आप देख सकते हो जो आपने एलसी सर्किट में ड्राइव किया होगा वही आ जाएगा। तो एलसी सर्किट को अगर ऑब्टेन करना है तो इस पूरे जगह से जहां जहां पे भी रेजिस्टेंस वाली टर्म आती है उसको हटा दिया जाएगा। पूरे डेरिवेशन में जहां जहां पे भी रेजिस्टेंस आ रहा है उस पूरे को हटा देंगे, तो आपके पास एलसी सर्किट के जो आंसर हैं, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं, वोल्टेज की जो वैल्यू है V इज इक्वल टू इस सर्किट के अंदर I XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम एलसी सर्किट के लिए बात करें तो आर स्क्वायर गायब हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू I और बचेगा क्या, रूट ओवर XL माइनस XC होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये भी कैंसिल, तो V इज इक्वल टू I XL माइनस XC हो जाएगा। दिस इज द वोल्टेज ऑफ एलसी सर्किट, ठीक है। करंट की वैल्यू चाहिए, तो ये जो करंट का आंसर है उसी में से सिर्फ और सिर्फ आर वाली टर्म को गायब ही कर दो। गायब कर दोगे तो नेट करंट कितना आ जाएगा, आई बराबर वी अपॉन में अंडर रूट के अंदर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, स्क्वायर से ही पूरा कैंसिल। सो आई विल बी इक्वल टू वी अपॉन में ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। दिस इज द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द एलसी सर्किट। और अगर आपको Z की वैल्यू निकालनी है तो Z उस समय भी Z ही रहेगा, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन में तो Z ही रहता है इंपीडेंस। R वाली टर्म को गायब कर देंगे, गायब हो जाएगी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, केवल बचेगा क्या, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। इस तरह से आप एक एक किसी भी सर्किट को हटाते, एक एक किसी भी डिवाइस को हटाते चले जाएं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जो सर्किट में आपको ऑपरेट होते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने R हटाया, अगर आपको क्या चाहिए कि सिर्फ LR सर्किट चाहिए तो C को हटा दो, तो जो C वाली टर्म है, XC वाली टर्म है, वो पूरे डेरिवेशन से अगर हटा दी जाए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके लिए आ जाएगा, LR सर्किट के लिए। अगर आपको RC सर्किट चाहिए तो RC सर्किट के लिए किस टर्म को हटाना पड़ेगा, हमें L वाले को हटाना पड़ेगा। L वाले जितनी भी टर्म्स है सभी को पूरे डेरिवेशन से रिमूव कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, RC सर्किट के आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपके मन में एक सवाल होगी कि नहीं यार हम तो क्या चाहते हैं, अकेले अकेले सिंगल सिंगल से डिवाइसेस के लिए चाहते हैं, तो आप दो दो चीजों को रिमूव कर दो। जैसे आपको अकेले R के लिए वैल्यू चाहिए, इन दोनों को रिमूव कर दो, ठीक है। अगर आपको अकेले C के लिए चाहिए तो इन दोनों को रिमूव करके फिर कंक्लूजन पर आ जाओ, फिर इस तरह से निकालो। अकेला इंडक्टर के लिए चाहिए तो इन दोनों को रिमूव किया जा सकता है।
तो इस तरह से ये एक अकेला ऐसा सर्किट है जिससे जितने चाहे आप उतने कॉम्बिनेशन इजीली बना सकते हैं। ओके।